चलिए भाई नेक्स्ट पोएम पे आते हैं। अब बात कर रहे हैं ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पेज नंबर 81। आ जाइए। ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की नेक्स्ट पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पोएम पे आते हैं। देखिए, करें स्टार्ट? चलिए। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। The poem entitled Break 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 is one of finest lyrics of Tennyson. ये जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फाइनेस्ट लिरिक्स में से एक है। जितनी भी बेहतरीन लिरिकल पोएम्स उन्होंने लिखी है उनमें से एक बेहतरीन लिरिक है। It has found its way in most anthologies of Victorian poetry. विक्टोरियन एज की जो पोइट्री लिखी गई थी, विक्टोरियन एज की पोइट्री में जितनी भी अधिकांश जो एंथोलॉजीज लिखी गई थी, एंथोलॉजी मतलब पोइट्री का समूह। एक किताब में जब बहुत सारी पोइट्री को लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है एंथोलॉजी। बहुत सारी पोएम्स का कलेक्शन होता है ना, जिसमें अलग अलग राइटर्स, अलग अलग पोइट्स की पोएम्स होती है उसमें। तो अलग अलग पोएम्स, अलग अलग पोइट्स के द्वारा लिखी गई पोएम्स को जब एक बुक में कलेक्ट करके लिखा जाता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं अपन। तो विक्टोरियन एज में जो एंथोलॉजीज पब्लिश हुई थी उनमें से अधिकांश एंथोलॉजीज में पब्लिश किया गया था इस पोइट्री को, ब्रेक 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 को। यानी अधिकांश एंथोलॉजीज में इसने अपनी जगह बनाई है विक्टोरियन पोइट्री में, विक्टोरियन एज के टाइम पर। इट हैज़ फाउंड इट्स वे इन मोस्ट एंथोलॉजीज ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री में जो ये पोइट्री थी उस टाइम पे जो एंथोलॉजीज लिखी गई उनमें अपनी जगह बनाई है अधिकांश एंथोलॉजीज में इस पोइट्री ने। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द पोएम्स 1842। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सबसे पहली बार ये पोएम पब्लिश हुई थी पोएम्स नाम के एक कलेक्शन में। पोएम्स नाम का हो सकता है कोई एंथोलॉजी वहाँ पे लिखी गई हो, तो 1842 में जो है ये पब्लिश हुई थी सबसे पहली बार। एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ द पोइट्स फ्रेंड आर्थर हेलम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पोइट्री को लिखने के लिए इंस्पिरेशन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को मिली थी अपने फ्रेंड की डेथ के कारण, जिनका नाम था आर्थर हेलम। अपने फ्रेंड, अपने बहुत ही करीबी फ्रेंड, बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड, बिल्कुल घर जैसा, भाई जैसा यूँ मान करके चल सकते हैं अपन, बिल्कुल घर जैसा रिश्ता था इनके साथ, बिल्कुल इतने करीबी मित्र थे ये दोनों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और आर्थर हेलम। तो अचानक जो है किसी कारण से आर्थर हेलम की डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ की वजह से बहुत सदमा लगता है इनको, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, और इसीलिए उनकी डेथ से इंस्पायर होकर के उनकी याद में उन्होंने ये पोइट्री लिखी है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो एक एलिजी कह सकते हैं हम इसको कि एक एलिजिक पोएम है और आर्थर हेलम के ऊपर लिखी है, उन्हें एड्रेस करते हुए या उन्हें एक ट्रिब्यूट देते हुए उनकी याद में। द सीन ऑफ द पोएम इज क्लेवडन चर्च। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है जो इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन टू द पोएम में। इस पोइट्री का जो सीन है वो क्लेवडन चर्च का है, ये ध्यान रखिएगा भाई। इसका मतलब ये है कि एक क्लेवडन चर्च है जिसका नाम क्लेवडन है, तो उस क्लेवडन चर्च का सीन है। सिचुएटेड ऑन अ लोनली हिल, जो एक लोनली हिल पर जो है स्थित है, यानी कि कोई पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो उस पहाड़ी वाले क्षेत्र के ऊपर स्थित है ये क्लेवडन चर्च। ओवरलुकिंग द ब्रिसल चैनल, जिसके ठीक सामने ब्रिसल चैनल है। ब्रिसल चैनल मतलब वो समुद्री क्षेत्र जो होता है, ब्रिसल चैनल। तो ये ब्रिसल चैनल पे जो है यानी कि ये तो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर ये चर्च बना हुआ है और सामने की तरफ जो है ब्रिसल चैनल है, समुद्री क्षेत्र है। इन दिस चर्च आर्थर हेलम इज बरीड, और इसी क्लेवडन चर्च में आर्थर हेलम को दफनाया गया है। However, this elegiac lyric was actually composed by the poet walking at night in the lanes near Somersby. यद्यपि इस एलेजिक लिरिक को, यानी कि ये जो एलेजिक पोएम है, इस एलेजिक पोएम को वास्तविक रूप से कंपोज किया गया था बाय द पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा वॉकिंग एट नाइट, रात्रि में घूमते हुए, इन द लेन्स, गलियों में, नियर सोमर्सबाई, सोमर्सबाई के नज़दीक। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में इस पोइट्री को पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कब लिखा था? सोमर्सबाई के नज़दीक,
जब वो सोमर्सबाई एक जगह का नाम है, जब वो सोमर्सबाई के नज़दीक जब वहाँ पर रह रहे थे, तो एक रात के दौरान सोमर्सबाई के नज़दीक गलियों में टहलते हुए, गलियों में घूमते हुए उन्होंने जो है इस पोएम को कंपोज किया था। असल में तो यानी रियलिटी में तो असल में तो ये पोइट्री को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने सोमर्सबाई के नज़दीक गलियों में घूमते हुए रात्रि के समय उन्होंने कंपोज किया था। लेकिन यहाँ पर जो क्लेवडन चर्च का भाई फिर क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाता है कि भाई अगर मान लीजिए पोइट ने अगर इस पोएम को सोमर्सबाई के नज़दीक गलियों में रात्रि में घूमते हुए अगर लिखा था, कंपोज किया था, फिर क्लेवडन चर्च का यहाँ पर जो है वो रेफरेंस क्यों दिया गया है, क्लेवडन चर्च का सीन क्यों बताया गया है? क्लेवडन चर्च का सीन इसलिए बताया गया है क्योंकि सोमर्सबाई के नज़दीक गलियों में रात्रि के समय घूमते हुए तो पोइट ने पोइट्री को कंपोज किया है, लेकिन उन्होंने रात में घूमते समय अपने आप को इमेजिन किया है कि जिस क्लेवडन चर्च में आर्थर हेलम को दफनाया गया है, उस क्लेवडन चर्च में वो उस समय उपस्थित हैं और उसकी कब्र के ऊपर बैठ करके उसे याद कर रहे हैं। ऐसा अपने माइंड में इमेजिन करते हुए रात में गली में घूमते हुए उन्होंने ये पोइट्री लिखी है। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये है कि पोएट जिस समय ये पोइट्री लिख रहे थे उस समय वो क्लेवडन चर्च में नहीं थे और ना ही वो अपने मित्र की कब्र पर गए थे। वो तो वहीं सोमर्सबाई के निकट ही जो है गलियों में रात्रि के समय घूम रहे थे और रात्रि के समय घूमते घूमते माइंड में इमेजिन करते हुए कि भाई वो क्लेवडन चर्च गए हुए हैं अपने पोइट को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए और वो उसकी कब्र पर बैठे हुए हैं। एक पहाड़ी के ऊपर वो चर्च स्थित है, सामने ब्रिसल चैनल है और वहाँ पर बैठ करके जो है वो उसको याद कर रहे हैं। ये केवल उन्होंने एक इमेजिनेशन है उनकी, केवल इमेजिन किया है उन गलियों में घूमते हुए। तो असलियत में पोइट ने ये पोइट्री कहाँ लिखी थी? सोमर्सबाई के निकट गलियों में रात्रि के समय घूमते हुए ये पोइट्री लिखी थी, अपने दोस्त को याद करते हुए, इमेजिन करते हुए, जैसे कि वो क्लेवडन चर्च गए हुए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए। दो इन द पोएम ही इमेजिन्स हिमसेल्फ, यद्यपि इस पोइट्री में वो अपने आप को कल्पना करते हैं सिटिंग ऑन द ग्रेव ऑफ हिज फ्रेंड, जैसे कि वो अपने मित्र की कब्र के ऊपर बैठे हुए हों। अब देखो गलियों में घूम तो रहे हैं, लेकिन ये केवल एक इमेजिनेशन है कि भाई वो कहाँ पर है, गली में नहीं है, बल्कि ये अपने फ्रेंड की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं क्लेवडन चर्च में। एंड सर्वेइंग द सीन अराउंड, और उसकी कब्र के ऊपर बैठ करके आसपास के चारों तरफ के वातावरण को देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, चारों तरफ का वातावरण कैसा है। While reading the poem, we should remember that it has reference to Culloden, a watering place on Bristol Channel. इस पोएम को पढ़ते हुए हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए या इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस पोइट्री में जो रेफरेंस दिया गया है वो क्लर्डन चर्च का दिया गया है। क्लर्डन चर्च का नाम तो है क्लेवडन और जगह का नाम है क्लर्डन। क्लर्डन नाम की जगह पर जो क्लेवडन चर्च था पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। क्लर्डन नाम की जगह है और ये एक जलीय क्षेत्र है, अ वाटरिंग प्लेस। ये एक जलीय क्षेत्र है, कहाँ पर? ऑन द ब्रिसल चैनल, उसी समुद्री क्षेत्र में। वो जो समुद्री क्षेत्र है उसी समुद्री क्षेत्र में, उसी ब्रिसल चैनल में एक जलीय क्षेत्र है क्लर्डन। तो उस क्लर्डन में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर वो चर्च है क्लेवडन चर्च। तो उस क्लेवडन चर्च में जो कब्रिस्तान होता है, भाई चर्च तो होता है लेकिन साइड में जो उसका जो प्रांगण होता है बाहर की साइड, वहाँ पर जो है कब्रिस्तान भी होता है चर्च में। तो उसी ग्रेवयार्ड में जो है वहाँ पर अपने फ्रेंड को जहाँ पर दफनाया गया है आर्थर हेलम को, तो उनकी कब्र के ऊपर वो बैठे हुए हैं और चारों तरफ के वातावरण को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। अब पहाड़ी के ऊपर से, सिंपल सी बात है, जब आप पहाड़ी के ऊपर से, क्योंकि वो चर्च पहाड़ी के ऊपर है, तो पहाड़ी के ऊपर जब वो चर्च स्थित है वहाँ पर बैठ करके जो खुले में जो कब्रिस्तान होगा वहाँ पर अपनी फ्रेंड की कब्र पर बैठ करके जब वो चारों तरफ के वातावरण को निहारेंगे, तो आप इमेजिन कीजिए कि ऊंची पहाड़ी से जब अपन देखेंगे तो पूरा वातावरण, पूरा समंदर दूर दूर तक बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा अपने को। तो इसका मतलब सामने तो है ब्रिसल चैनल और सामने है समंदर। तो उस समंदर के उस जलीय क्षेत्र को जब वो देखते हैं तो समंदर की लहरें उनको जो है किनारे पर आकर के बहती हुई नजर आती है। समंदर की लहरें बह करके किनारे से आकर के टकरा रही है और किनारे से आकर के टकरा पर जो
किनारे पर जो पत्थर पड़े हुए हैं तो उनसे टकरा करके वापस लौट करके जा रही है, फिर आकर के बहती है, बह करके आती है और फिर वापस जो है टकरा करके वापस चली जाती है, फिर बह करके आती है, फिर पत्थरों से टकरा करके फिर वापस बह करके चली जाती है। तो इस दृश्य को जो है वो लगातार देख रहे हैं वहाँ पर बैठ करके। तो ब्रिसल चैनल पर यह जलीय क्षेत्र स्थित है, ये क्लर्डन, वेयर आर्थर हेलम वॉज बरीड, जहां पर आर्थर हेलम यानी उनके मित्र को दफनाया गया था। आगे देखिए, टेनिसन हैड अनबाउंडेड लव फॉर हिज फ्रेंड एंड फेलो पोइट हु डाइड इन द प्राइम ऑफ हिज यूथ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के मन में अपने फ्रेंड, जो कि एक फेलो पोइट भी था, वो भी एक पोइट थे, वो भी पोइट्री वगैरह लिखा करते थे, आर्थर हेलम भी खुद भी। तो अपने फेलो पोइट, अपने साथी जो पोइट थे यानी आर्थर हेलम और उनके जो फ्रेंड थे, उनके प्रति उनके मन में जो है अनबाउंडेड लव था, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, बहुत अगाध प्रेम था, बहुत ही जो है बहुत ही शानदार। Who died in the prime of his youth, जो अपनी युवावस्था के चरम पर जब वो था, उसी अवस्था में वो मर गया था, यानी कि अभी तो बस उन्होंने जीना शुरू किया ही था, अभी तो वो अपनी युवावस्था के चरम पर पहुँचे ही थे कि उसी समय उसी एज में जो है युवावस्था के उस चरम पर ही उनकी जो है मृत्यु हो गई, डेथ हो गई थी। The sad memory of the death of his friend haunted Tennyson for years। ऐसा बताते हैं कि अपने मित्र की इस दुख से भरी हुई याद ने उनके फ्रेंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कई सालों तक जो है सदमे में रखा, यानी कि अपने फ्रेंड की डेथ का ऐसा सदमा पहुंचा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कि कई सालों तक तो वो इस सदमे से उबर ही नहीं पाए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। The poet saw the tidal waves of the ocean dashing fiercely against the rocky shore। और पोइट जब वहाँ पर उस क्लर्डन नाम की जगह पे उस क्लेवडन चर्च में ऊपर अपने फ्रेंड की ग्रेव पर जब बैठे हुए थे, अपने फ्रेंड की कब्र के ऊपर जब वो बैठे हुए थे और कब्र के ऊपर बैठ करके सामने ब्रिसल चैनल को जब वो देख रहे थे, तो क्या देखा उन्होंने वहाँ से? द पोइट सो, पोइट ने देखा वहाँ से द टाइडल वेव्स, समंदर की लहरें, टाइड के रूप में ऊंची ऊंची लहरें जो है ऑफ द ओशन, उस महासागर की ऊंची ऊंची लहरें डैशिंग आकर के टकरा रही थी, फियर्सली, बहुत ही भयानक तरीके से, अगेंस्ट किससे? द रॉकी शोर्स। शोर का मतलब समुद्री किनारा, और वो किनारा कैसा था? रॉकी था। रॉकी मतलब अनेक प्रकार की चट्टानें वहां पर पड़ी हुई थी। तो समंदर की ऊंची ऊंची लहरें बहुत ही तेजी से आकर के बहती है और बह करके आकर के जो है किनारे पर जो चट्टानें पड़ी हुई है, जो पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों से आकर के टकरा रही है, फिर लौट करके जा रही है, फिर बहुत ऊंची लहरें एक बार फिर से बह करके आती है, उन किनारे पर पड़े हुए पत्थरों से टकराती है और फिर बह करके चली जाती है। तो ये दृश्य लगातार पोइट जो है उनको दिखाई दे रहा था ऊपर से पहाड़ी पर, जब वो क्लेवडन चर्च में अपने फ्रेंड की कब्र के ऊपर बैठ करके इस ब्रिसल चैनल को सामने देख रहे थे। तो कुछ ऐसा दृश्य उनको दिखाई दिया ऊपर पहाड़ी पर से कि वो समंदर की लहरें किस प्रकार, सामने जो महासागर है किस प्रकार वो लहरें बह करके आती है, किनारे पर पड़े हुए पत्थरों से टकराती है बहुत तेज आवाज़ करते हुए और फिर से लौट जाती है, फिर आकर के फिर बह करके आती है, फिर पत्थरों से टकराती है, फिर वापस लौट जाती है। ऐसा दृश्य जो है उनको दिखाई दिया और उसी दृश्य को देख करके इन्होंने ये पोइट्री लिख दी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसमें उन्होंने समंदर की लहरों को जो है एड्रेस किया है कि टकराओ टकराओ टकराओ। The fierce action of the waves seem to be expressing ocean's grief or fury। अब देखिए भाई क्या बात कही है उन्होंने कि समंदर की लहरें जो आकर के टकरा रही है ना किनारे पर पड़े हुए पत्थरों से, तो इस चीज़ का भी वो एक मीनिंग डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो समंदर की लहरें जो बह करके आ रही है, ये एक बहुत ही भयानक कार्य की तरह प्रतीत होता है उनको। समंदर की लहरें तेज गति से बह करके आती है और किनारे पर पड़े हुए पत्थरों से आकर के बहुत जोर से टकराती है, जिससे एक बहुत ही भयानक आवाज़ क्रिएट होती है। बहुत जोर से आकर के जब समंदर की लहरें उन पत्थरों से आकर के, उन चट्टानों से आकर के जब टकराती है, तो एक बहुत ही तेज आवाज़ क्रिएट होती है। तो ये जो फियर्स एक्शन है ऑफ द वेव्स, उन लहरों का, यानी कि उन लहरों का जो ये भयानक कार्य है, सीम्ड टू बी एक्सप्रेसिंग, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो वो अभिव्यक्त कर रहा हो, यानी कि वो लहरें अभिव्यक्त कर रही हो क्या? ओशंस ग्रीफ, उस महासागर के दुख को, और फ्यूरी या उसके क्रोध को।
यानी कि समंदर की लहरें जब बह करके आती हैं और किनारे इस पर पड़े हुए पत्थरों से तेज़ी से आकर के टकरा करके जब बहुत भयानक आवाज़ जब क्रिएट करती है, तो पोइट को ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो समंदर जो है लहरों के माध्यम से अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे अपन को गुस्सा आता है तो कोई भी चीज़ उठा करके फेंक देते हैं ना अपन, उसी तरह से ऐसा लग रहा है पोइट को, जैसे इस महासागर को गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस महासागर को गुस्सा आ रहा है, वो क्रोधित है और वो अपने गुस्से को, अपने क्रोध को लहरों के माध्यम से इन पत्थरों के ऊपर फेंक रहा है, इन पत्थरों के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा है लहरों के माध्यम से। तो ये लहरा जो है, इसीलिए तो गुस्सा दिखा रहा है वो। जैसे अपने को गुस्सा आता है तो गुस्से में कोई भी चीज़ फेंक देते हैं, तो अपने को गुस्सा आया तो अपन ने फेंकी ना, तो जहां पर जाकर के वो चीज़ गिरती है वो भी टूटती है और जिससे टकराती है वो भी टूटती है। ठीक उसी तरह से महासागर को भी गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए वो इन लहरों को जो है उछाल रहा है, और जब एक किनारे पर जाकर के उन पत्थरों से टकराती है तो भीषण आवाज़ क्रिएट करती है। तो पोइट को ऐसा लगता है जैसे कि ये समंदर की लहरें जो है, इन समंदर की लहरों के माध्यम से ये जो भयानक कार्य कर रही है पत्थरों से टकरा करके तेज़ आवाज़ क्रिएट करने का, ऐसा लगता है जैसे महासागर अपना गुस्सा उतार रहा हो, अपना क्रोध जो है एक्सप्रेस कर रहा हो इन समंदर की लहरों के माध्यम से। The spectacle touched the heart of the poet because he felt that in spite of his being a poet, अब देखिए ये जो स्पेक्टेकल है यानी कि ये जो दृश्य है, touched the heart of the poet, इस दृश्य ने पोइट के हार्ट को इतना ज़्यादा छुआ, इतना ज़्यादा टच्ड पोइट ने फील किया इस दृश्य को देख करके। यानी कि समंदर की लहरें किस प्रकार से बह करके आती है, किनारों पर पड़े हुए पत्थरों से टकराती है, और जिसकी वजह से पोइट को ऐसा फील होता है जैसे कि मानो ये समंदर जो है अपना गुस्सा व्यतीत कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा है। और इस दृश्य को देख करके पोइट इतना टच्ड, इतना उनका दिल इतना पिघल जाता है, इतना टच्ड अपने आप को वो फील करते हैं कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, या ये सोचने पर ही वो लहरें उनको विवश कर देती है, ही फेल्ट, उन्होंने ऐसा महसूस किया या उनको ऐसा लगा दैट इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग अ पोइट, कि उनके कवि होने के बावजूद, यानी कि खुद क्या है वो पोइट है, लेकिन अपने पोइट होने के बावजूद he could not adequately express the innermost feelings of his grieved heart. उन्हें ऐसा महसूस होता है उन लहरों को किनारे पर पड़े हुए पत्थरों से टकरा कर देखते हुए या उनको देखने के कारण कि वो खुद पोइट हैं, लेकिन पोइट होने के बावजूद अपने ग्रीव्ड हार्ट की, अपने दुखी हृदय की जो इनरमोस्ट फीलिंग्स हैं, अपने दुखी हृदय की जो आंतरिक भावनाएं हैं, उन आंतरिक भावनाओं को वो एडिक्वेटली यानी उचित प्रकार से क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात उन्होंने यहाँ पर अपनी पोइट्री में भी बताने की कोशिश की है। वो यही कह रहे हैं कि भाई देखो, ये समंदर की लहरें तो किस प्रकार से किनारे पर आकर के जो है पत्थरों से टकरा रही है, और ऐसा करके समंदर जो है अपना गुस्सा निकाल रहा है। मतलब वो समंदर भी अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर पाने में सक्षम है। वो समंदर भी लहरों को इस प्रकार से उछाल रहा है ना, तो इस प्रकार से उछाल करके वो लहरें उछलती हुई आ रही है और किनारे पर पड़े हुए पत्थरों से आकर के टकरा रही है। इसका मतलब ये है कि वो समंदर भी अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर पाने में सक्षम है। मतलब समंदर अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर पा रहा है ना, जो भी अगर उसको गुस्सा महसूस हो रहा है तो वो अपने गुस्से को निकाल पा रहा है, अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर पा रहा है। लेकिन पोइट का दुर्भाग्य देखो आप, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का दुर्भाग्य देखो, उस दृश्य को देख करके पोइट को ऐसा फील होता है कि भाई वो समंदर तो अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ जो कवि होने के बावजूद, पोइट होने के बावजूद अपने दुखी हृदय की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। यानी उन्हें बहुत कुछ कहना है, उन्हें बहुत सारी फीलिंग्स जो है उनके मन में आ रही हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो कोशिश करते हैं अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो कितना दुर्भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि भाई मैं एक पोइट हूँ, मैं एक कवि हूँ, मुझे तो जो है बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स से भरी हुई जो है भावनाएं, इस प्रकार की भावनाओं से भरी हुई जो है पोइट्री मुझे लिखना चाहिए, या इस प्रकार की राइटिंग्स मुझे लिखना चाहिए, लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ उस समंदर के आगे। मुझसे बेहतर तो वो समंदर ही है जो कम से कम अपना गुस्सा तो एक्सप्रेस कर पा रहा है।
मैं तो उस काम का भी नहीं हूँ, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को, जो मेरी जो फीलिंग्स हैं उनको भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात का जो है उनको दुख है, इस बात का दुख उनको महसूस होता है। He felt sorry at his helplessness, और अपनी इसी लाचारी के ऊपर वो अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करते हैं। लाचारी किस बात की? अपने फीलिंग्स को, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस ना कर पाने की लाचारी। The poet compares himself with sailors' children at game and their lads at work. अब जब वो ऊपर बैठे हुए थे अपने पोइट की अपने फेलो पोइट, अपने फ्रेंड की कब्र के ऊपर, अपने फेलो पोइट आर्थर हेलम, अपने फ्रेंड आर्थर हेलम की कब्र के ऊपर जब वो पहाड़ी पर ऊपर बैठे हुए थे, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर ही था वो चर्च, तो वहाँ पर कब्र पर बैठ करके जब सामने वो समंदर में देख रहे थे, सामने के दृश्य को जब देख रहे थे, उस ब्रिसल चैनल के दृश्य को, तो वहीं किनारे पर एक नाविक भी जो है वो था। नाविक मतलब नाव वाला व्यक्ति, है ना, नाव चलाने वाला व्यक्ति। जहाज़, जो छोटा सा जो जहाज़ होता है, छोटी सी जो नाव होती है, तो नाव चलाने वाला व्यक्ति भी जो है वहाँ पर मौजूद था, और उसके बच्चे जो थे वहाँ किनारे पर खेल रहे थे। उस सेलर के बहुत सारे 1-2 बच्चे जो थे वो वहाँ किनारे पर खेल रहे थे, सेलर्स चिल्ड्रन। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, तो इसीलिए उन बच्चों को देख करके वो अपनी तुलना उन बच्चों से करते हैं। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को उन बच्चों से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि वो जो नाविक के बच्चे हैं एट गेम, किस तरह से वो खेल में मशगूल हैं, किस तरह से वो खेल खेल रहे हैं, एंड देयर लेड्स, और उनके जो बालक हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और अपना काम जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो खेल खेल रहे हैं, वो भी अपनी भावनाओं को अच्छी प्रकार से व्यक्त कर पा रहे हैं। भाई जो भी गेम वगैरह वो खेल रहे हैं ना, वहाँ पर बैठ करके या भाग दौड़ करके जो भी खेल वो खेल रहे हैं, सामने किनारे पर पोइट को दिखाई दे रहा है, ऊपर से वो देख रहे हैं, नीचे किनारे पर वो नाविक के जो बच्चे हैं वो खेल खेल रहे हैं, बीच पर जो है उस समुद्र के किनारे पर दौड़ भाग करके जो भी गेम वो खेल रहे होंगे वो खेल रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने आप को उन बच्चों से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली तो वो बच्चे हैं जो खेल के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं, लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। पहले तो अपने से ज़्यादा सौभाग्यशाली उन्होंने बताया समंदर की लहरों को, कि मुझसे ज़्यादा फॉर्चुनेट तो ये समंदर है जो अपने गुस्से को तो कम से कम एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी अपनी फीलिंग्स को तो कम से कम एक्सप्रेस कर पा रहा है। अपने से ज़्यादा फॉर्चुनेट तो वो उन नाविक के बच्चों को समझते हैं जो कम से कम अपनी फीलिंग्स खेल खेल के माध्यम से ही सही, लेकिन अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त तो कर पा रहे हैं। लेकिन वो कितने अनफॉर्चुनेट पर्सन हैं, एक पोएट होते हुए भी वो अपने दुखी हृदय की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना है उनका इस पोइट्री में। He compares himself with sailors children at game, जो खेल खेल रहे हैं वो बच्चे नाविक के, उनसे वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। and their lads at work, और उनके बालक जो काम कर रहे हैं उनको जो है अपने आप से वो कंपेयर करते हैं। and feels, और ऐसा महसूस करते हैं that even they can better and more freely express the joy or grief of their heart than himself, कि उससे ज़्यादा बेहतर तो वो बच्चे हैं, ऐसा उनको महसूस होता है उन बच्चों को देख करके, उस नाविक के बच्चों को देख करके, कि भाई उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट तो उनसे पोइट से ज़्यादा फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली तो वो बच्चे हैं, कि किस प्रकार से दे कैन बेटर एंड मोर फ्रीली, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्वतंत्र तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और क्या व्यक्त कर पा रहे हैं? द जॉय, उनकी जो खुशी है, और ग्रीफ या उनका जो दुख है, ऑफ देयर हार्ट, जो उनके हृदय में है, वो जो है कितना बेहतर तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं देन हिमसेल्फ, उनकी खुद की अपेक्षा। यानी कि वो अपने आप को उनसे कंपेयर करते हुए कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा फॉर्चुनेट पर्सन तो वो हैं, वो बच्चे हैं, वो समंदर है जो कम से कम अपने हृदय की भावनाओं को पोइट से यानी कि उनसे खुद से ज़्यादा बेहतर तरीके से और स्वतंत्र तरीके से जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन वो पोइट होने के बावजूद भी अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहना तो है, लिखना तो है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी जो है वो लिख नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचो कि उनके मन की स्थिति क्या होगी जब वो उस गली में घूमते हुए रात के समय जब पोइट्री लिखने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन शब्द नहीं आ रहे होंगे।
अब समझ में आया, सीन समझ में आया। अब गली में घूम रहे हैं, सोमर्स बाई के नज़दीक, रात का समय है, वो गली में घूम रहे हैं, वो पोइट्री लिखना चाहते हैं अपनी फ्रेंड की याद में, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना अपने साथ, मान लो अपन कुछ लिखने के लिए बैठते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, फिर कोशिश करते हैं लिखूं, फिर गलत हो जाता है, फिर कोशिश करते हैं, फिर गलत हो जाता है। तो ये कौन सी स्टेट हुई, ये कौन सी अवस्था हुई? आप कोशिश तो कर रहे हो लिखने की, लेकिन लिख नहीं पा रहे हो। आप एक्सप्रेस तो करना चाहते हो अपने आप को, लेकिन एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हो। सेम सिचुएशन पोइट के साथ फील हो रही है, और इसीलिए वो अपने आप को इमेजिन करते हैं, जैसे कि मानो वो अपने फ्रेंड की वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए इमेजिन करके ही तो लिख रहे हैं वो पोइट्री कि भाई वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, घूम भले ही वहाँ रहे हैं, लेकिन इमेजिन उन्होंने किया है जैसे वो वहाँ पर क्लेवडन नाम की जगह पर, क्लेवडन चर्च में अपने फ्रेंड की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठ करके सामने समंदर को देख रहे हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर जो है समंदर को और उन बच्चों को अपने से ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं कि भाई मुझसे ज़्यादा फॉर्चुनेट तो वो समंदर है, मुझसे ज़्यादा फॉर्चुनेट तो वो बच्चे हैं जो कम से कम अपने मन की भावनाओं को व्यक्त तो कर पा रहे हैं। समंदर भी अपना गुस्सा जो है आसानी से निकाल पा रहा है, बच्चे भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन मैं पोइट होने के बावजूद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ एडिक्वेटली, उचित प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए आप, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, सीधे इसके बाद, ब्रेक 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 हैज़ अ हार्ट टचिंग एलिजिक स्पिरिट एंड टोन। ब्रेक 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 ये जो पोएम है, ये दिल को छू लेने वाली एलिजिक स्पिरिट में लिखी हुई पोएम है दोस्तों। जो पोएट ने एलिजिक स्पिरिट के साथ, बिल्कुल एक एलिजी की तरह, एलिजी की फीलिंग के साथ, जैसे एलिजी लिखी जाती है, तो ऐसे दुख भरे गीत के साथ जो है, इस टोन में, इस स्टाइल में इस पोइट्री को जो है पोइट ने लिखा है अपने फ्रेंड आर्थर हेलम की याद में। एंड द मेलोडी ऑफ द पोएम इज स्वीट एंड एलिजिक, और इस पोएम की जो मेलोडी है वो बहुत ही स्वीट और एलिजिक है। नेक्स्ट पेज पर ठीक है, बस और कुछ भी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका इंट्रोडक्शन टू द पोएम कंप्लीट है।